आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए 31 दिसंबर के लिए बाज़ार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने खुद को इस 2 जनवरी वाली एक्सपायरी के लिए किस प्रकार से प्लेस किया है। डाटा पे जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज एक्चुअली बाज़ार में हुआ क्या। बाज़ार तेज हुए बट जैसे क्योंकि नेट शॉर्ट पोजीशन थे इंडेक्स के अंदर करीबन 1,74,000 के आसपास, बाज़ार वहीं से स्लाइड होना स्टार्ट हो गई और एंड में बाज़ार ने एकदम गिरावट के अंदर बंद हुआ। ये नॉर्मल प्रोसीजर है क्योंकि शॉर्ट पोजीशन के अंदर बाज़ार बढ़ना बहुत मुश्किल है। अब कई लोग कहेंगे कि मिड कैप्स बढ़े, उनकी एक गणित अलग है जो कि हम इस वीडियो में आगे डिस्कशन में आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल देखें तो मार्केट सेंटीमेंट एकदम ख़राब था। बैंक्स टूटे, लार्ज कैप्स टूटे और ओवरऑल मार्केट नीचे में बंद हुआ। अगर आप देखेंगे तो सभी स्टॉक्स टूट रहे थे और इसका एक्चुअली एक और कारण था F&O के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका भी हम डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि हमारा था डाटा नेगेटिव रहेगा, बाज़ार नेगेटिव ही रहा, बाज़ार नीचे धीरे धीरे गिरता गया। अब आज एफआईज ने क्या किया और कल के लिए उनकी क्या पोजीशन है। एफआईज ने बेचा 1893 करोड़ का माल, आज भी उन्होंने बेचा है। डीआईज ने खरीदा 2173। अब कईयों का डाउट आना चाहिए कि 1893 करोड़ का माल एफआईज ने बेचा, 2173 करोड़ का माल डीआईज ने खरीदा, सिस्टम के अंदर कैश था फिर भी बाजार क्यों नहीं बढ़ा। इसका जवाब मैं आपको जब इसका समराइज करूंगा डाटा तब मैं आपको बताऊंगा और एक चीज़ भी समझाऊंगा कि ये ऐसे हो रहा है। अगर उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं तो डाटा तो कैश का तो एज यूजुअल नेगेटिव है। इंडेक्स 5974 5974 लॉन्ग काटे, शॉर्ट ऐड किए 16,745। वापस सुन लीजिए, 5924 लॉन्ग काटे और शॉर्ट ऐड किए 16,745। ठीक है, इनका नेट शॉर्ट हो गया 1,74,548 से 1,97,267, मतलब कि करीबन 22-23 हज़ार जंप हो गए। आज भी 1,97,000 के आसपास आ गया और ये पिछली बार गया था 2,22,000 और इंडेक्स था उस समय 23,300 पर। तो अगर ये 2,22,000 जाता है तो इस बार मुझे इंडेक्स 23,300 से नीचे ही दिखता है। तो ये तो बहुत मंदी वाला खेल हो रहा है, बहुत मंदी वाला खेल हो रहा है और कोई उम्मीद भी नहीं लगती मुझे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यूएस फ्यूचर्स भी, यूएस डाउ जोन्स भी टूट रहे हैं, एकदम दबा के टूट रहे हैं, एकदम तबियत से टूट रहे हैं वो भी। तो हर जगह यही हो रहा है। तो आप थोड़ा सा अपनी लॉन्ग पोजीशंस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या करना है आपको। तो डाटा तो एकदम नेगेटिव है और क्योंकि डाटा में ऐड हो रहे हैं शॉर्ट और लॉन्ग कट रहे हैं। और ये मैंने, अगर आप कोई मेरे साथ डाटा को मैनेज कर रहा है तो वो ज़्यादा नहीं कर सके तो नेट शॉर्ट का आंकड़ा डेली बेसिस पर लिख सकता है कि हाँ इतने नेट शॉर्ट है, इतने नेट शॉर्ट हो गए, इतने नेट शॉर्ट हो गए, तो उससे उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन डाटा तो नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग हुए 52,429 के लॉन्ग हुए। ये एक्चुअली लॉन्ग किस वजह से हुए, अदानी स्टॉक्स में तेजी थी, इस वजह से वो स्टेक सेल की न्यूज़ आने के बाद में वो तेजी थी तो वहाँ पे ये लॉन्ग ऐड हुए। अदरवाइज कोई लॉन्ग ऐड नहीं हुए। शॉर्ट है 21,101 के, तो ये भी डाटा न्यूट्रल टू पॉजिटिव मान सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शन के डाटा पर। तो हमने 3 डाटा डिस्कस किए, कैश के नेगेटिव, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स बहुत नेगेटिव, स्टॉक फ्यूचर्स न्यूट्रल है, कोई इसमें करने वाला नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है। ऑप्शन का डाटा, ऑप्शन में इन्होंने क्या किया, 1,03,873 मतलब 1,03,000 कॉल लॉन्ग की, कॉल शॉर्ट की इन्होंने 4,394। अब इसका मतलब क्या है कि ये एक उम्मीद बनाकर गए हैं जो कॉल लॉन्ग करने वाले कि बाजार यहाँ से फट सकता है, मतलब ऊपर की तरफ तेजी आ सकती है। अगर तेजी नहीं आएगी तो फिर हम जितना हमने प्रीमियम पेड किया उतने का नुकसान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला चीज़ तो ये। अगर इसके सामने पुट का डाटा देखो, पुट में पुट लॉन्ग की है इन्होंने 62,921
और जो पुट शॉर्ट थी ना उनको कवर कर लिया, मतलब कि उन्होंने पुट शॉर्ट का सौदा काट लिया 7,274। अब इसका मतलब क्या है, देखिए एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि बाजार एक्चुअली फट सकता है। उम्मीद लगी आज इनको कि एक तरफ क्योंकि इतनी सेलिंग हो गई, एक तरफ ऊपर में आ सकता है तो हम वापस शॉर्ट मारेंगे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी ये पुट शॉर्ट को कवर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर पुट शॉर्ट में कवर नहीं करेंगे और बाजार कुदरती स्लाइड हो गया तो इनका प्रीमियम जो ने पे किया इनके नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से क्या हो रहा है कि इन्होंने पुट शॉर्ट को कवर कर लिया। अदरवाइज डाटा ये अभी कुछ बना नहीं है, क्योंकि आज क्या है एक्चुअली में मिड कैप की एक्सपायरी है थी, कल आपकी फिन निफ्टी एक्सपायरी है, उसके बाद सारी एक्सपायरीज बंद हो जाएंगी आपकी इंडिया के अंदर। तो फिर जो आपका बुधवार से डाटा आएगा ना, जो वो फिल्टर होके आएगा। अभी इसके अंदर क्या है कि ये डाटा इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं आ रहा है ये 2 दिनों से, क्योंकि फ्राइडे को तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो सेंसेक्स में बिजी थे लोग। आज आपका मिड कैप के अंदर, कल फिन निफ्टी के अंदर, परसों से जो निफ्टी में जो काम होगा उससे अपने को ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन अभी ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही मान सकते हैं। लेकिन मेरे लिए जो डाटा है वो इंडेक्स फ्यूचर्स का है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा 10 रुपये का ऑप्शन लेकर आपने बड़ी पोजीशन खड़ी कर ली। वहाँ पे तो एक्चुअल मार्जिन दिया है ना इन्होंने, तो 1,97,267 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लॉन्ग कर दी है। ये एक्चुअली में डाटा और ख़राब हो गया है, धीरे धीरे पर डे डाटा ख़राब होता जा रहा है। और एक चीज़ देखिए, हमने कहा 35,000 लॉन्ग थे, 35,000 नेट शॉर्ट पोजीशन थी, बढ़ती 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 कितनी हो गई, और मार्केट धीरे धीरे स्लाइड करता ही जा रहा है। तो या तो एक बड़ा गिरावट आएगा तब ये सेलिंग थोड़ी थमेगी, अदरवाइज मुझे लगता है कि बाजार अब यहाँ से धीरे धीरे स्लाइड होता ही जाएगा। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कैश का डाटा पॉजिटिव था, ठीक है ना, DIS कैश का डाटा पॉजिटिव था। तो DIS कैश का डाटा क्यों पॉजिटिव था, क्योंकि 31 दिसंबर है कल। अब कल है 31 दिसंबर, सब लोग चालाक हैं, चोर डकैत सब है इंडिया के अंदर, सब तरह के लोग मिलेंगे आपको, अच्छे भी मिलेंगे, चोर भी मिलेंगे, डकैत भी मिलेंगे, मैनिपुलेटर मिलेंगे, साइकोलॉजिस्ट भी मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे। कारण क्या है इसका, 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर को NAVs का क्लोजिंग होता है, क्वार्टरली एंडिंग होता है NAVs का। अगर NAVs नीचे रहेंगी, क्योंकि अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपेयर करूं, 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक कंपेयर करूं, तो इंडेक्स ने रिटर्न दिया है, मिड कैप इंडेक्स का जो आपका मिड कैप सिलेक्ट वाला है जो, उसने करीबन 25% का रिटर्न दिया है। अगर वो आज 2.5-3-4% टूट जाता, ये कल टूट जाए, तो 4% टूटते ही क्या होगा, उनके NAVs क्रैक हो जाएंगी। NAVs क्रैक होने से जो उनको 1 तारीख को जो बोनस कमीशन या मिलने वाला है फंड मैनेजर्स को, वो नहीं मिलेगा। दैट इज अ रियल थिंग। मिड कैप्स में ऐसा थोड़ी है, कोई परसिस्टेंट में क्या, परसिस्टेंट में 3% की तेजी क्यों बनी आज, लॉजिकल नहीं थी। बट एक्चुअली में क्या हो रहा है कि कुछ स्टॉक देखने हैं भाई कौन सा बढ़ाएं, परसिस्टेंट बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो, इस वजह से मिड कैप सिलेक्ट भाग गया। ये थोड़े दिनों बाद वापस आ जाएगा अपने लेवल के ऊपर। अगर आना है ना इसको, तो 13,000 से 12,000, 11,500 आने में समय नहीं लगेगा, लेकिन ये आएगा 31 दिसंबर के बाद ही, उससे पहले नहीं आएगा। इसका सिंपल कारण है NAVs को ऊपर पुश करवाया जा रहा है। नहीं तो अगर 1873 करोड़ FIs ने बेचा और DIs ने खरीद लिया 2193 करोड़ का, तो बाजार नेगेटिव कैसे हुआ, हो ही नहीं सकता बाजार नेगेटिव। आप कोई सी दुनिया की किताब पकड़ लीजिए, अगर मेरे आउटफ्लोज 1800 करोड़ के हैं, मेरे इनफ्लोज 2100 करोड़ के हैं, व्हाई द मार्केट इज फॉलिंग, द सिंपल इज दैट द 2100 करोड़ आर द फ्लोज विच आर गोइंग थ्रू द मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, दे आर नॉट चैनलाइज्ड इन द लार्ज कैप स्टॉक्स, दैट्स व्हाई द मार्केट इज फॉलिंग। और यही कारण है कि FIs सिर्फ 1800 करोड़ का ही बेच पाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है कि वो ज़्यादा बेचने आए तो DIs ने छोड़ दिया कि यार तेरे को बेचना है, बेचता रहे। इसका एक पॉइंट और होता है कि DIs को लगा कि ये बेचना है तो बेचता रहे, रिलायंस को बेचता रहे, इसको बेचता रहे, हमारे मिड कैप्स हैं, हम मिड कैप्स को चलाते जाएंगे। यही हो रहा है और इसी में लोग फंसेंगे।
क्योंकि लोगों को फंसाना है ना, लोगों को फंसाएंगे कैसे, एनएवीज दिखाएंगे। अब आपको अगर 1 साल के एनएवी अगर आपको 5-6% नीचे दिखेगी तो आप वो एनएवी नहीं लेंगे। पुश करवाया जा रहा है, पुश बड़े स्टॉक से पुश करवा दो भाई, क्या दिक्कत है। जिसका वेटेज मान लो 7% 6% है किसी इंडेक्स के अंदर, उसको चलाओ, आराम से चल जाएगा। परसिस्टेंट को चलाने में क्या दिक्कत है, चला दिया परसिस्टेंट को, उसके बाद में आपका और किसी को चला देंगे। यही हो रहा है मिड, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाली बात है ना। पहले ये होता था आज से 5-6 महीने या साल 2 साल 5 साल पहले कि अगर फ्लोज आपके 1800 करोड़ मान लीजिए कि एफआईएस ने बेचा, डीआईएस का फ्लो 2100 करोड़ का आया तो बाजार चलता था ऊपर की तरफ, सारे स्टॉक क्यूमुलेटिव चलते थे। बट अब क्या हो गया, 2100 करोड़ का फ्लो होने के बाद भी मार्केट टूट रहा है। एक समझिए बात, ये कितनी सीरियस बात है। अगर ये 2100 करोड़ का फ्लो एक दिन भी नहीं आया, मैं कहता हूं एक दिन में 1500 करोड़ का फ्लो हो जाए, मैं आपको ये सारे के सारे मिड कैप स्टॉक ठुके हुए दिखा दूंगा। ये एक लाइन में ठुकेंगे सारे के सारे, आपको पता भी नहीं चलेगा। 5-5, 7-7, 10-10%, मतलब मैं कहता हूं समझिए कोई समय नहीं लगता किसी स्टॉक को 15-20% जाने में। विद इन 2 or 3 days द स्टॉक कैन करेक्ट 20 to 25% अगर उसके अंदर फंडामेंटल्स नहीं है तो। आप चाहे कितना भी जोर लगा लीजिए, पैसा की भूख अगर आपने किसी स्टॉक को लगा दी, कोई स्टॉक अपने पैसे की वजह से बढ़ रहा है और उसको उतनी खुराक नहीं मिली, तो जो उसका होगा डाउन ट्रेंड वो बहुत ज़्यादा एक्सलेट होगा। यही मिड कैप्स में होगा कि ये मिड फंड मैनेजर्स क्या कर रहे हैं बेटी के बाप, कि थोड़े थोड़े पैसे इनको भूख तो लगा दी इनको, ये सारा पैसा पंप, जनवरी का पूरा पैसा इन्होंने यहाँ पे पंप कर दिया। मतलब हर दिन देख लीजिए इन्होंने करीबन 2000 करोड़ का माल खरीदा है। 2000 करोड़ का माल 20 ट्रेडिंग सेशंस करीबन होते हैं 40,000 करोड़, 40 से 50,000 करोड़ का इन्होंने डाल दिया, जिसमें 25,000 करोड़ की होती हैं आपकी क्या बोलते हैं 50,000 करोड़, जिसमें 25,000 करोड़ की हमारी SIPs जाती हैं। उसमें रिडम्पशन हो जाए तो मान लीजिए 30,000 करोड़ उन्होंने अपना फंड लगा दिया। अब ये फंड इनके पास नहीं रहेगा क्योंकि सरप्लस कैश 15% पे थे, इस बार डाटा आएगा सरप्लस कैश 5 से 6% पर रहेंगे। अगर बाजार यहां से इनको इतना बड़े स्टॉक्स को, देखिए कोई स्टॉक 5,000 का था तो एक शेयर बाय करने में 5,000 लगते थे, बट अब उसको आपने 7,000 बना दिया तो एक शेयर को बढ़ाने में भी 7,000 चाहिए ना। तो ये समझने वाली बात है ना कि आपने कम पैसों से उसको पहले तो पुश करवा दिया लोअर लेवल से, लेकिन अब हायर लेवल में सस्टेन कराने के लिए भी आपको उतना ही पैसा चाहिए, रेदर उससे ज़्यादा ही चाहिए। अगर उतना पैसा नहीं मिला और उसके फंडामेंटल्स नहीं है, मैं आपको विद इन 2-3-5 डेज के अंदर कई स्टॉक्स को 15-15, 20-20% ठुका हुआ दिखा दूंगा, अगर ये जिस दिन अपने चालें पकड़ लिए तो यही होगा। तो डाटा तो खराब है देखिए, और ग्राउंड रियलिटी भी खराब है। आप ये मत सोचिए कि ग्राउंड रियलिटी खराब नहीं है, ग्राउंड रियलिटी बहुत खराब है। इंडिया की ग्राउंड रियलिटी रियल में खराब है। और मैं ऐसा नहीं कोई क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझिए, मैं ऐसा कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप डाटास को देखेंगे और एक्चुअल में लिविंग देखेंगे तो बहुत अंतर है। आपका इन्फ्लेशन फूड का आपके डाटा के बाहर है, तभी डाटा में नहीं आ रहा। आप जो वीडियो देख रहे हैं आप गौर कर लीजिए, ये लोग 7% का इन्फ्लेशन बताते हैं, 5% का इन्फ्लेशन बताते हैं। क्या कोई सब्जी 5% ही महंगी हुई क्या? 20 रुपए का आलू एक महीने बाद 21 का ही हुआ क्या? 100 रुपए की दाल एक महीने बाद 105 रुपए की हुई क्या? नहीं हुई। दैट इज अ पॉइंट। इस बात को समझना पड़ेगा और ये बहुत सीरियस मैटर है। और आप देख लीजिए ना, मोटर व्हीकल के अंदर देख लीजिए, इन्वेंट्री खड़ी है, नहीं बिक रही। फेस्टिव सीजन करते करते इन्होंने पिछले बार के रिजल्ट में तो ये कह दिया अर्निंग कॉल्स में कि फेस्टिव सीजन आने वाला, फेस्टिव अब आगे फेस्टिव और अब आप कर लो कुछ नहीं हुआ। 58,000 करोड़ की इन्वेंट्री 79,000 करोड़ की इन्वेंट्री पर आ गई। क्यों? यही एक सिस्टम है कि ग्राउंड रियलिटी हमारी खराब है। हमारे स्टॉक मार्केट की हालत से आप इकोनॉमी की हालत को जज मत कीजिए। ये रियलिटी पकड़ेगी, टाइम लगेगा, 1.5 साल लग सकता है। आने वाला समय दिक्कत है अगर किसी के पास बहुत पैसा है और नया स्टॉक मार्केट में है, उसको नहीं आना चाहिए। बढ़िया PF
प्रोविडेंट फंड में डालो, 7-7.5% का रिटर्न आए, मौज करो। ज़रूरत क्या है इसमें आने की, लेकिन लोगों को आना है, क्योंकि सिंपल सी बात है। और फिर भी अगर किसी को सीखना है तो हमारी सीरीज़ चालू है 15 डेज़ की, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको अच्छा लगेगा। तो समराइज कर देता हूँ, कैश का डाटा खराब, इंडेक्स फ्यूचर बहुत खराब, स्टॉक फ्यूचर्स नो डायरेक्शन, ऑप्शन न्यूट्रल टू पॉजिटिव बट कॉशियस। तो ओवरऑल डाटा नेगेटिव और बिग नेगेटिव है। कितना टूटेगा मेरे को नहीं पता बाजार, अगर तेजी आएगी तो भी ठुकेगा। तेजी कहाँ से स्टार्ट होगी? 24,200 से तेजी स्टार्ट होगी तो 24,200 के ऊपर निकलेगा, देन देयर इज अ समथिंग, अदरवाइज इट्स अ सेल ऑन एवरी बाउंस। और बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा, सोच समझ के कीजिएगा। पैसा आपका मेरे बोलने से घंटा ही कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ आपको एक डाटा बता रहा हूँ। अब जब सवाल जवाब ले लेते हैं, गेल पर सवाल पूछा था, गेल का क्या करना चाहिए, मैं एक्चुअली नाम लिखना भूल गया हूँ। गेल पर क्या करना चाहिए? गेल के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये स्टॉक अच्छा है बट इसको है ना, ये चलते नहीं है स्टॉक। सरकारी कंपनी है, 3% की डिविडेंड यील्ड है। आप डिविडेंड यील्ड के लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अदरवाइज ये स्टॉक चलेंगे नहीं। और ये चलेंगे कब? आप क्रूड को देखते रहिए, क्रूड में अगर तेजी होती है ना, इन स्टॉक्स में तेजी होगी, अदरवाइज ये बराबर रहेंगे। आपको 3-3.5% का डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा, 3% का, 2-2.5-3-4% आपका प्राइस एप्रिसिएशन मिल जाए तो आपका 5-7% का अड़ंगा बैठ जाता है। और सस्ता है स्टॉक, तो 11 की पी मल्टीपल पर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो वैसे तो नहीं। 17.5 का ईपीएस है, स्टॉक तो देखिए ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 है। अब इन स्टॉक्स को कहाँ पे ले जाता है, मैं कईयों को बात बता दूं, ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी सरकारी कंपनी को लेने का तरीका होता है, उसके प्राइस टू बुक वैल्यू के पास में ले जाता है उसको प्राइस टू बुक वैल्यू पास में ले जाए और 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ऑफ द प्राइस टू बुक वैल्यू हो तो निकल जाए। वो एक साइकिल का एंड होता है, उसके बाद धीरे धीरे 5-10 महीने वो नीचे आ जाता है। और इसका टारगेट भी देखिए, बिफोर कोविड वो 126 के आसपास था, तो 126 के आसपास आ सकता है। बाइंग रेट इसकी अभी जैसे प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 का है, तो मेरे हिसाब से अगर वही कह रहा हूँ ना आपको, 1 के आसपास लेने का होता है तो 126 1 ही होता है, तो ये एक्चुअली में गेल वहीं पर ही है। तो स्टॉक अच्छा है, डिविडेंड के लिए अच्छा है, पैसा बनेगा नहीं, पैसा नहीं बन सकता गेल के अंदर, क्योंकि सरकारी कंपनियों में पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये कंपनी भी ऑयल मार्केटिंग के अंदर है, तो कंपटीशन बहुत है इसका, तो इसलिए डिविडेंड यील्ड बेस्ट है, बट आपका वेल्थ जाएगा भी नहीं। एक्चुअली मैं कहूँ सेफ बेट है, मार्केट की सेफ बेट में से गेल एक सेफ बेट में आता है। उसके बाद आता है ओला। सर आज 5% टूट गया, क्या करना चाहिए? करना तो अपने हिसाब से देख लो क्या करना चाहिए, मैंने तो पहले बोला था। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि ओला में क्या करना चाहिए, 5% टूट गया आज, भाई मैंने पहले ही बोला था, ये मुझे तो सही नहीं लगता है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आज इनके शायद 2 सीनियर मैनेजमेंट्स ने भी रिज़ाइन दे दिया। तो करना तो देखिए ये है कि इलेक्ट्रिक का मुझे तो कुछ ज़्यादा शौक है नहीं, आपको है और आपको गाड़ियाँ दिखती हैं अच्छी तो आप लीजिए। मेरी तरफ से तो कुछ इसमें मैं राय नहीं दे सकता हूँ कि स्टॉक ऑलरेडी ठुक रहा है। देखिए ना, 100 रुपये का 85 आ गया, 3 दिन में 15% ठुक गया। कोई सोचने की बात है, ये कोई इसको गौर नहीं कर रहा। 100 रुपीज़ का शेयर ये 3 दिन पहले था, आज ये 85 का है। 3 डेज 15% वाइप आउट, आपकी 15% कैपिटल वाइप आउट हो गई। तो मुझे तो इसका कुछ ढंग का लगता नहीं है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ओला जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ जो दाम है जो कम नहीं होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद आता है इंडिको लिया हुआ है 4000 की रेट पर, क्या करना चाहिए? इंडिको का मैं डाटा बता देता हूँ। 60% मार्केट प्लेस के अंदर है ये एयरलाइंस कंपनी के अंदर, और ये स्टॉक एक्चुअली के अंदर बढ़ा हुआ है, बट अभी ये करीबन आपके प्राइस से तो ऊपर ही है, बट लेके रखिए। बाकी आप अपने हिसाब से फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ लीजिएगा। बट इंडिको इज़ अ लीडिंग इन द स्पेस, और इंडिया में जिस हिसाब से ट्रेनों पर अत्याचार हो रहा है, ट्रेनों की स्थिति खराब की जा रही है,
तो आने वाले समय में एयरप्लेन्स का दौर रहेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इंडिगो को कंसीडर कर सकते हैं और आपका भाव भी नीचे का है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं होती है कि आपका अच्छा ठीक ठाक आपको 12-13% का रिटर्न मिल रहा है अभी, तो है बढ़िया चीज़। बाकी अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ लीजिएगा। मेरा तो इसमें जो व्यू है या मेरी जो थ्योरम है वही है कि ट्रेन्स का इंडिया में सिस्टम खराब हो रहा है। अब ट्रेन्स का सिस्टम खराब हो रहा है तो लोग प्लेन्स की तरफ जा रहे हैं और इसी वजह से इंडिगो के अंदर गिरते बाजार में भी तेजी है, क्योंकि इंडिया में एयरलाइंस टैरिफ के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जब तक एयरलाइन टैरिफ पर कंट्रोल नहीं है, ये अपने मनमानी के हिसाब से पैसे टिकट के तय कर सकते हैं, तो वो एक पॉइंट है, इसलिए इनके लिए बेनिफिशियल है ये। पेटीएम सर 1500 पर लिया था 2000 आईपीओ के बाद में 2021 के आसपास 1500 पे आपने लिया था, आपने 300 के भाव देख लिए, वापस 1000 रुपये है। कुछ कह नहीं सकते, जब स्टॉक नीचे से इतना चल जाए और आपके भाव भी ऊपर हैं तो अब लेके झेलिए। पहली बात तो लेना नहीं चाहिए था आपको ये स्टॉक्स को। अब सर ये अब 1020 के आसपास है शायद तक आपका 1020 के आसपास, अब 1500 पर पहुंचना मतलब 50% राइज। अब ये जो भी तेजी आई है इनकी एक्चुअली स्टेक सेल की वजह से आई है, ऑपरेशनल कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, यूपीआई का इन पर रिस्ट्रिक्शन हट गई है। यहाँ से कितनी तेजी बनेगी, क्योंकि नीचे से 300 के लेवल से ये करीबन 1000 के आसपास हो चुका है। स्टॉक थोड़े दिन के लिए वोलेटाइल रहेगा, नीचे के लेवल आए तब आप और कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज और भी स्टॉक्स हैं, इनसे दूर रहिए। और अब आपका लिया हुआ है तो उसका क्या कर सकते हैं, और आपने निकाला भी नहीं और आपने भाव भी बहुत नीचे के देखे, वापस से ऊपर आया है, तो एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए 750 का। उसके बाद में आप देख सकते हैं, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप पूछ लीजिएगा कि कैसे करना है। लेकिन ये बहुत वॉलेटाइल है, क्योंकि जैसे ये ऊपर जाता है ना वैसे ये नीचे आता है, तो ये वॉलेटाइल बहुत है स्टॉक। बाकी अपने हिसाब से देखकर काम कीजिएगा। और मैंने कोई भी रिकमेंडेशंस दी है, आप पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा और वो जैसे बताएं वैसे ही कीजिएगा। और अगर आप नए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।